नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं संस्कृत शिक्षण विधि की पार्ट नंबर 6 के और 6 पार्ट नंबर 6वें में संस्कृत पेडागोजी की बात करेंगे, वो भी आपके सिलेबस के अनुसार, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार एकदम बेसिक से बताएंगे, सभी को समझ में आ जाएगा। इसके पिछले पार्ट आपने नहीं देखा है, यहाँ पे बेल आइकन पे आई कार्ड पे एक लिंक आएगा, लिंक बटन पे आपको क्लिक कर लेना है, तो आप पिछली क्लासेज भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पे कल हमने पठन कौशल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको दी थी। आज हम बात करेंगे पठन कौशल की विधियों के बारे में। वर्णमाला विधि, अक्षर बोध चित्र विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुकरण विधि, सामूहिक विधि, भाषा विलेख विधि, भाषा यंत्र विधि, वाक्य विधि। तो सभी विधियों के बारे में डिटेल के साथ जानेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। और दोस्तों आप सभी लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी यह शिक्षण शास्त्र है, इसलिए हम हिंदी भाषा में समझा रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें। और इसके साथ जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपके संस्कृत भाषा में क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आपके सेकंड लैंग्वेज में अगर आपने संस्कृत चूज किया है तभी आप यह शिक्षण शास्त्र का वीडियो देख रहे हैं, और संस्कृत लैंग्वेज में ही आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो प्रश्न क्या है? वर्णमाला विधि। वर्णमाला विधि और अक्षर विधि के बारे में जानेंगे, क्वेश्चनों को बाद में देखेंगे, पहले डिटेल के साथ पढ़ते हैं। पठन कौशल की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? आपकी वर्णमाला विधि है। वर्णमाला विधि के अंतर्गत सबसे पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है, बाद में वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से गद्यांश। तो ये हो गई दोस्तों आपकी वर्णमाला विधि। सेकंड विधि है, द्वितीय विधि है आपकी चित्र विधि। चित्र विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो और कहो। चित्र विधि, चित्र क्या होता है? चित्र देखा जाता है, देखकर ही बोला जाता है या कहा जाता है। तो देखो और कहो विधि कौन सी आपकी? चित्र विधि है। और इस विधि के अंतर्गत बालक चित्रों को देख करके पढ़ने की कला को ग्रहण करते हैं। स्वाभाविक बात है, जब चित्र विधि है तो चित्र विधि के माध्यम से ही बालक चित्रों को देखकर पढ़ने की कला ग्रहण करते हैं। अगली आपकी विधि है, तृतीय विधि है, ध्वनि साम्य विधि। अब ध्वनि साम्य विधि में नवीन शब्दों का ज्ञान तथा छात्रों को इस विधि से सरलता से हो जाता है। यानी नवीन शब्दों का ज्ञान जो है छात्रों को किस विधि से सरलता से होता है, तो वह आपकी ध्वनि साम्य विधि है। ध्वनि साम्य विधि में अध्यापक एक ही उच्चारण वाले शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति करता है। एक ही उच्चारण वाले शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति किस विधि में करता है अध्यापक? तो आपकी ध्वनि साम्य विधि है। चतुर्थ विधि है अनुकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत छात्र अध्यापक जो है चित्र ध्वनि का अनुकरण करता है। अनुकरण विधि में क्या है? इस विधि में छात्र जो है अध्यापक चित्र ध्वनि का अनुकरण करता है। छात्र जो है अध्यापक चित्र उसको दिखाते हैं और ध्वनि यानी जो बोलते हैं उनका अनुकरण करता है। यानी सुनो और पढ़ो विधि, श्रवण से पठन की ओर, सुनना है और पढ़ना है, तो सुनो और पढ़ो विधि आपकी अनुकरण विधि है, जो कि श्रवण से पठन की ओर है, शिक्षण सूत्र पर आधारित है। अगला जो है आपकी सामूहिक विधि। सामूहिक विधि में क्या होता है? इसमें छात्र दल बनाकर पढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये सिंपल सा विधि है, सब लोग इस विधि को समझ सकते हैं, क्योंकि नाम ही है सामूहिक विधि। सामूहिक का मतलब होता है दल, तो छात्र इसमें क्या है? दल बनाकर पढ़ते हैं। अगली विधि है आपकी खष्ट विधि है, भाषा विलेख विधि, जिसे भाषा यंत्र भी विधि के नाम से जाना जाता है। यह सेकंड नाम है आपका भाषा यंत्र विधि। तो भाषा विलेख विधि जो है ये आधुनिक विधि है, और इस विधि के अंतर्गत छात्र अध्यापक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के साथ पढ़ना सीखते हैं। अब छात्र जो है अध्यापक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के साथ पढ़ना सीखते हैं, किस विधि के द्वारा? तो आपके भाषा विलेख या भाषा यंत्र विधि द्वारा सीखते हैं। भाषा विलेख या भाषा यंत्र में दृश्य शब्द सामग्री के लिए अभिलेख शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें जो अभिलेख शब्द आया है भाषा अभिलेख विधि, इस अभिलेख का जो है दृश्य शब्द सामग्री के लिए शब्द का इस प्रयोग किया गया। अभिलेख दृश्य और शब्द, देखना और सुनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण के तौर पर लिंगुआ फोन और संगणक यंत्र, ये दोनों आपके भाषा विलेख विधि के उदाहरण हैं। अगला ये देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका वाक्य विधि।
अब वाक्यों के माध्यम से अध्यापन कराया जाता है, और ये जो श्रेष्ठ विधि है उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए है। वाक्य विधि जो आपके उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए है। पठन कौशल दो प्रकार के होते हैं, सस्वर और मौन वाचन। मौन वाचन आपके दो प्रकार के होते हैं, गहन और द्रुत वाचन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सप्त विधि क्या है आपकी, उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए है वाक्य विधि। पठन कौशल दो प्रकार के होते हैं, सस्वर और मौन। मौन आपका दो प्रकार का होता है, गहन और द्रुत। तो सस्वर कितने प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन 4 प्रकार की तरह होते हैं। आदर्श पाठन जो कि अध्यापक के लिए है, अनुकरण पठन जो कि आपके छात्र के लिए है, व्यक्तिगत पठन एक विशेष के लिए है, और संवेद पठन सभी के एक साथ के लिए। अब यहाँ पे समझिएगा, आदर्श पठन यानी अध्यापक के लिए है। आदर्श पठन कौन करता है, अध्यापक करता है। अनुकरण पठन यानी अनुकरण करके पढ़ना, ये छात्र के लिए है। व्यक्तिगत, अब व्यक्तिगत दे दिए गए तो विशेष ही होगा। और संवेद यानी कि सभी, संवेद पठन सभी लोग एक साथ, तो सभी लोग एक साथ आ जाएगा। अगला जो कौशल है आपका लेखन कौशल में, कल हमने पठन कौशल के बारे में बात किया, अब लेखन कौशल आपका अंतिम है। लेखन कौशल आपका अंतिम कौशल कहलाता है सीखने का। सीखने के 4 प्रमुख कौशल है आपके, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी कि श्रवण कौशल पहला है आपका, और लेखन कौशल आपका अंतिम है। ये इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो अंतिम कौशल होने के कारण इसे कठिन कौशल भी कहते हैं। और ध्वनि रूप में विद्यमान भाषा के अंशों को लिपिबद्ध में अवतरण ही लेखन कौशल कहलाता है। लेखन कौशल की परिभाषा हो गई। उद्देश्य क्या क्या है, लेखन कौशल के उद्देश्य जान लेते हैं। विचारों भावों को स्थायी करना, सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, भाषा या पूर्ण अधिकार प्राप्त करना, तो आपके लेखन कौशल के उद्देश्य है। विचारों भावों के मध्य नए प्रतिमान स्थापित करना लेखन कौशल के उद्देश्य हैं। लेखन 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। नोट ये आपको ध्यान देना है कि भाषा का सहज रूप भाषण है तथा उसी का प्रतिबिंब लेखन है। वाणी रूपी भाषा को लेखन से स्थायित्व मिलता है। लेखन द्वारा व्यक्ति अपने मनोभाव को चिरकाल के लिए स्थायित्व कर लेता है। चिरकाल, जो बुजुर्ग लोग होते हैं आपको आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव। गुरुजन होते हैं आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव, यानी चिरकाल, जब तक आप जीवित हैं, अनंत तक के लिए चिरकाल। तो जो आप दोस्तों लेखन के द्वारा व्यक्ति अपने मनोभावों को क्या है, चिरकाल के लिए स्थायित्व कर लेता है। लेखन के द्वारा जब आप स्वयं लिखते हैं तो जो चीज़ लिखते हैं वो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है चिरकाल के लिए, तो वह चिरकाल के लिए स्थायित्व हो जाता है। लेकिन एक और बात नोट करना है कि फ्रॉबेल के अनुसार जो है पहले वाचन, पठन, फिर लेखन है। लेकिन मंटेंसरी का कहना कि पहले लेखन होगा, फिर वाचन करिए, फिर पठन करिए। इन दोनों में मतभेद था। फ्रॉबेल कह रहे पहले वाचन, पठन, फिर लेखन, लेखन अंतिम सोपान है, और वाचन पहले इन्होंने रखा। लेकिन मंटेंसरी ने कहा कि यहाँ पर लेखन पहले होगा, फिर वाचन, फिर पठन होगा। तो इनमें तालमेल है, इनको जरूर यहाँ से प्रश्न आपके जरूर आते हैं। और लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है सुंदर लेख का प्रतिरूप। क्या हुआ है, सुंदर लेख का प्रतिरूप होता है। लेखन कौशल की 3 महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, अनुलेख विधि, प्रतिलेख विधि, श्रुतलेख विधि। अनुलेख विधि को डिटेल के साथ जानेंगे कि इस विधि को दृष्टिलेख विधि भी कहते हैं। अनुलेख, दृष्टिलेख विधि। अनुलेख विधि छात्र को देख करके लिखता है। अनुलेख विधि में क्या है, छात्र देख करके लिखता है, यानी देखो और लिखो विधि अनुलेख विधि कहलाती है। दृष्टिलेख, इसीलिए आपको दृष्टिलेख विधि भी कहते हैं इसको, यानी छात्र जो इस पर देख कर लिखता है। प्रतिलेख विधि में प्रतिलेख विधि के माध्यम से छात्रों में सुंदर शब्द लिखने की क्षमता विकसित होती है। अब बहुत बार आता है कि छात्रों में जो सुंदर शब्द लिखने की क्षमता विकसित होती है तो वह प्रतिलेख विधि की लेखन कौशल के माध्यम से, और लेखन कौशल में प्रतिलेख विधि के माध्यम से। इसमें पंक्ति एक ही होती है, प्रतिलेख विधि में पंक्ति एक ही होती है, और इस विधि का नाम सुलेख या सुंदर लेख विधि है। तीसरी आपकी लेखन कौशल की विधि है श्रुतलेख विधि।
अब श्रुत लेख में क्या है, छात्र सुन करके लिखता है, नाम ही श्रुत। श्रुत यानी क्या हो गया, सुनना, और लेख यानी लिखना, सुनकर लिखना, तो छात्र इसमें सुनकर लिखता है, श्रुत लेख विधि। गौण विधि है जो है चित्र विधि, उद्बोधन विधि, सूत्र विधि, संशोधन विधि, ये सभी गौण विधि में आता है। चित्र विधि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। गौण विधि में आता है चित्र विधि, उद्बोधन। और उद्बोधन विधि है स्वाध्याय की प्रवृत्ति को उद्बोधन विधि कहते हैं। और आपकी जो सूत्र विधि है, इसमें छात्र अध्यापक को उदाहरण देता है, इसमें छात्र जो है अध्यापक को उदाहरण देता है। अब जैसे आपके अध्यापक हो गए, छात्र से पूछते हैं कोई भी, तो एक उदाहरण के तौर पर कोई नियम है, कुछ भी है, तो एक उदाहरण के तौर पर बालक देता है कि ऐसा से ऐसा, तो वह छात्र नियम और सूत्र लिखते हैं, उदाहरण देता है और नियम सूत्र भी लिखते हैं। अब आती है आपकी संशोधन विधि। तो अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करने के लिए विधि काम में ली जाती। संशोधन करना, कहते हैं ना, कोई चीज़ का संशोधन कर लीजिए, इसको संशोधन यानी कि सुधार कर लीजिए, जो गलतियां हो आप सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो क्या है, अशुद्ध होगी तभी तो सुधार करेंगे, तो अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करने की विधि में काम में लाई जाने वाली विधि संशोधन विधि है। और यह विधि प्रतिलेख विधि के बाद संशोधित विधि जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सबसे पहली जो लेखन में है आपका प्रतिलेख विधि सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन प्रतिलेख विधि के अगर दूसरे नंबर में संशोधन विधि ही आपकी श्रेष्ठ मानी जाती है। अब आता है आपका अध्यापन कौशल। अध्यापन कौशल 6 प्रकार के होते हैं। अध्यापन कौशल की 6। पहला प्रस्तावना, श्यामपट, प्रश्न, उद्दीपन परिवर्तन, पुनर्बलन, गृहकार, 6 प्रकार के कौशल हैं। पूरा डिटेल के साथ जानेंगे, जो जो आपके पेपर में आने, एग्जाम में आने, परीक्षा में पूछे जाने, सभी का जिक्र करेंगे। प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना जो है उद्दीपक का कार्य करता है, उसे स्थापन या विन्यास प्रेरण भी कहते हैं। प्रस्तावना कौशल को विन्यास प्रेरण या स्थापन कहते हैं। ये सभी उद्देश्य हैं। प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य है कि नवीन ज्ञान के लिए छात्रों को तैयार करना। प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य है पूर्व ज्ञान का पता लगाना। प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य है नवीन विषय का प्रारंभ इसी के माध्यम से होता है। इस कौशल में प्रश्नों में तारतम्यता होती है। प्रस्तावना में कम से कम 5 या 8 से अधिक प्रश्न नहीं होते हैं। यह कौशल ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रधारित होता, पहले ज्ञात फिर धीरे धीरे अज्ञात की ओर चलते हैं। संयोजक शब्द का प्रयोग होना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ विशेषता है इसकी। क्या विशेष प्रस्तावना कौशल की सर्वश्रेष्ठ विशेषता क्या है कि इसमें संयोजक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ विशेषता है आपकी प्रस्तावना कौशल की। और बात करेंगे प्रस्तावना कौशल में रुचि उत्पादन करने वाले तत्व कौन से हैं। जो प्रस्तावना कौशल है इसमें रुचि कैसे आए बच्चों में, तो प्रश्न है, चित्र है, कथा है, मॉडल है, प्रयोग है, उदाहरण है, ये इनके रुचि हैं। प्रस्तावना कौशल के उत्पादन करने वाली रुचियों, प्रश्न, चित्र, कथा, मॉडल, प्रयोग, उदाहरण। प्रस्तावना प्रश्नों की विशेषता क्या होती है, तो प्रस्तावना प्रश्नों की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है कि प्रश्नों में तारतम्यता होती है, सरलता होती है, स्पष्टता होती है और छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। प्रस्तावना प्रश्नों में छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न होते हैं और प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में नहीं होते हैं। लेकिन प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं 4 प्रकार के, वस्तुनिष्ठ, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक। आप बोलेंगे वस्तुनिष्ठ भी ला रहे हैं और यहाँ ये भी कह रहे हैं हाँ नहीं में होता है, तो वस्तुनिष्ठ में आपके अदर हो सकते हैं, एक शब्द में उत्तर हो सकता है, एक वाक्य में उत्तर हो सकता है, सही विकल्प वाले हो सकते हैं, लेकिन हाँ या नहीं में यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्नों का प्रधारित नहीं होता। जो प्रश्न होते हैं हाँ नहीं में नहीं होते हैं। तो ये रहा दोस्तों। और फिर हम जो कल आपको बताने वाले हैं, कल हम आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। इसमें भी आपको प्रस्तावना कौशल, अभी आपका श्यामपट कौशल है, प्रश्न कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, गृहकार कौशल, इसके कल बारे में चर्चा करेंगे। और 1-2 क्लास में जल्द से जल्द ये आपकी शिक्षण विधि, आपके संस्कृत शिक्षण विधि कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको NCERT हो गया, RTE हो गया, RT एक्ट के तहत जो आपके संस्कृत में 1-2 प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों, तो सब पूरा डिटेल के साथ हम आप लोगों को बताने वाले हैं। राष्ट्रीय एकता हो गए, NCF से संबंधित, और उपचारात्मक शिक्षण, ये सभी चीज़ें हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। शिक्षा का अधिकार RTE है आपका,
और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो गया, और इनके क्रियान्वयन हो गए। तो सभी हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे, और आपके जो प्रश्न रहेंगे दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे। इसके साथ जो इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे, इनके जो प्रश्न होंगे आपके संस्कृत लैंग्वेज में होंगे, ऑप्शन संस्कृत में होंगे, और आपको आंसर भी संस्कृत में देना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मेरे प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यही कामना करते हैं आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, और सभी मित्रों को इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद दोस्तों। और एक बात यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइए, शेयर करके जाइएगा, क्योंकि हम आप बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर मायने नहीं रखता दोस्तों, मायने रखता आपका सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आप, मेरी यही मनोकामना है, मेरा सपना है कि आप एक सरकारी सीट पर बैठें, एक अध्यापक के तौर पर नियुक्त हो, सरकारी शिक्षक बने, सरकारी विद्यालय में आपकी नियुक्त हो, और आप वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने में लग जाएं, बच्चों की नींव मजबूत करें, और एक श्रेष्ठ भारत की रचना करें। धन्यवाद सभी मित्रों को। जय हिंद दोस्तों।